अंशु, शिवम, बलबीर, खुशी। कैसे है जी चैंपियन लोग? ठीक है सर। ठीक है। कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में एक सिंपल पॉइंट हमने डिस्कस किया था। वो पॉइंट हमने क्या बताया था, एक बार ज़रा बताएंगे क्या आप लोग को याद है? सुपर कंप्यूटर को बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा था और मेन फ्रेम को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा था, कोई बताएगा? कैप्चर किया था आप लोगों ने? जी खुशी बताइए। सुपर सर सुपर कंप्यूटर का वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, वेरी राइट। एंड एंड मेन फ्रेम? मेन फ्रेम का सर बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हाँ, टू कैलकुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज़ यस। यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। यही दो पॉइंट था सिंपल में जिसे कैच करना था। आज हम आगे चलेंगे और अभी क्लासिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। क्लासिफिकेशंस में आगे क्या है एक बार ज़रा डिस्कस देख लेते हैं। आगे है आपका मिनी कंप्यूटर। एक बार ज़रा आप लोग हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशंस कंटिन्यू रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और गीता सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी बेसिक चल रहा है, सब अप टू डेट रहिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस चलेगा। और ये जो अभी क्लास चल रहा है वो धीरे धीरे काफ़ी जो है इसका स्कोप और बढ़ रहा है। अलग अलग लोकेशन के बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब चीज़ों से, तो अच्छा है। मतलब जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही है और अच्छा भी रहेगा सभी को लिए। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ और आप लोग ज़रा हेडिंग लिखिए मिनी कंप्यूटर और इसके बाद इसके बारे में। दिख रहा है? शेयर हो गया स्क्रीन बलबीर? दिख रहा है सर। अच्छे से लिखिए। राजवीर सिंह, आप लिखवा रहे हैं सर स्टार्टिंग? मैं स्टार्ट ही किया हूँ। पीछे से सब पढ़ाई कर रहे हो ना राजा? बार बार पढ़िएगा तभी याद होगा और काफ़ी ये काम देगा आपको। आप डॉक्टर के फील्ड में जाइए चाहे इंजीनियर के फील्ड में जाइए, ये बेसिक है और बेसिक सभी के लिए ज़रूरी है। यस। किसी भी फील्ड में चले जाइए, कंप्यूटर का बेसिक आपको ज़रूरी है ही है। मिनी कंप्यूटर के बाद यूज़र के साथ जो है ना कम्युनिकेशन होने लग गया था और ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से सस्ता भी हो गया था।
आप मिनी कंप्यूटर को देखिएगा तो थोड़ा सा ना कंप्यूटर के लैपटॉप की तरह हल्का सा दिखने लग गया है। हालांकि उतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं था, क्योंकि लैपटॉप तो अभी के टाइम में 2-2.5 kg तक आ जाता है वेट की अगर बात करें तो। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है लैपटॉप की तरह ही दिखने लग गया था। लेकिन लैपटॉप इतना ज़्यादा लाइट वेट नहीं था, पोर्टेबल उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लैपटॉप की तरह ही था और यूज़र कंफर्टेबल था, यूज़र फ्रेंडली था। इसमें से अगर इसका अगर समरी पॉइंट आप लोग अगर लिखना चाहोगे ना ब्रैकेट में, तो आप ये लिख सकते हो कि मिनी कंप्यूटर्स आर नाउ कंफर्टेबल फॉर पर्सनल यूजेस। समझ गए खुशी, गीता? ये पर्सनल यूजेस के लिए धीरे धीरे जो है यूज में आने लग गया था। फिर से बोलिएगा सर। हाँ, मिनी कंप्यूटर्स और mini computers are आगे सर। used for और used आगे। like personal computer, ऐसे लिख दीजिए, used like personal computer। पर्सनल कंप्यूटर आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे आपका पीसी हो गया, जैसे घर का जो सिस्टम होता है ना कंप्यूटर, उसी तरीके से मिनी कंप्यूटर को भी यूज़ लोग कर रहे थे। मेन फ्रेम से सस्ता हो गया था। आगे वाला स्लाइड में वही लिखा हुआ है कि ये लैपटॉप और डेस्कटॉप की तरह ही लोग इसे यूज़ करने लग गए थे। ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया था इसका। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में उतना ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था, उसे चलाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, उतना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं था। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है ना वो धीरे धीरे ह्यूमन फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोग? यस सर। ये लिख लीजिएगा। ये देखिए इसका लास्ट पॉइंट जो है ना, पर्सनल लैपटॉप पीसी ईटीसी। In the 1960 to describe the smaller computers that become possible with the use of transistors। ये ट्रांजिस्टर्स के साथ ही इसे यूज़ किया जा रहा था। ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट है वो किस जनरेशन में लाया गया था पता है आप लोग को? सेकंड सर। सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन के कंपोनेंट को जो है ना मिनी कंप्यूटर यूज कर रहा था। हालांकि अभी जो हम लोग यूज करते हैं ना वो माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। कोई अगर पूछेगा कि आप लोग किस कंप्यूटर पे काम करते हो, तो आप लोग को क्या बताना होगा? माइक्रो कंप्यूटर। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब भी आप कोई लैपटॉप वगैरह लेने जाता है तो आप उसे बात करते समय सुने होंगे कि वो किसी माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है। क्या जी अंशु? माइक्रो प्रोसेसर कोर i3, कोर i5, i7, i9, i11, ये माइक्रो से प्रोसेसर का वर्जन है। तो तभी से हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब मिनी कंप्यूटर अपने माइक्रो कंप्यूटर की तरह थोड़ा दिखने लग गया था और उसके तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा परफॉर्मिंग और उतना पोर्टेबल नहीं था जितना कि अभी के माइक्रो कंप्यूटर है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था और सुपर कंप्यूटर था उसके बारे में हमने क्या बताया था कि पूरा एक रूम में उसे रखा जा सकता था। मान के चलो 12x10 का रूम है या 13x12 का रूम है, 13x15 का रूम है, तो उस रूम में पूरा कंप्यूटर फिट हो जाता था। लेकिन उसके बाद थोड़े इंचेस में मिनी कंप्यूटर को रखा गया।
काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सुपर कंप्यूटर भी रूम के साइज़ का था, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी रूम के साइज़ का था, जिसे पोर्टेबल नहीं कर सकते थे, उठा करके इधर से उधर नहीं कर सकते थे। लेकिन मिनी कंप्यूटर को आप इधर से उधर उठा कर रख सकते थे, बट बाद में फिर उससे भी ज़्यादा लाइट वेट बनाया गया, जिससे आज हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब इसके टाइप्स हैं, ये टाइप्स वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। लेस एक्सपेंसिव पेरिफेरल सच एज द यूबिक्विटस टेलीटाइप मॉडल 33 ASR, ये उसका नाम है कंपनी का। They usually took up one or a few inch rack cabinets compared with the large mainframe that could fulfill a room. There was a new term, mini computers, example personal laptop, PC, etc. फर्स्ट लाइन में यही कहता है कि मिनी कंप्यूटर जो था वो थोड़े स्मॉल कंप्यूटर था एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अभी हम लोग बाई साइज पे चल रहे हैं ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया था गीता? 3 पार्ट में, साइज, बाई टाइप और बाई फंक्शनिंग। तो अभी हम लोग साइज पे चल रहे हैं। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम, और उससे छोटा क्या है? मिनी कंप्यूटर। अभी हम लोग साइज वाइज डिस्कस कर रहे हैं, फिर टाइप के बाद भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम उसके क्या कहते हैं फंक्शनिंग के बारे में फोकस करेंगे कि कंप्यूटर कैसे कैसे फंक्शन करता था आगे चल करके। ज्ञानेंद्र ज्ञानी कभी क्लास आ रहे कभी नहीं आ रहे हैं, क्या बात है भाई? करिए कंटिन्यू क्लास, तभी ना समझ में आएगा। 1 साल के कोर्स है, 2-4 दिन के क्लास लेने से क्लियर नहीं होगा। अभी तो थ्योरी चल रहा है, फिर प्रैक्टिकल चलेगा। एक्सेल वगैरह जब शुरू होगा तो और अच्छा लगेगा आप लोग को, क्योंकि बिहार के बच्चे ज़्यादातर मैथमेटिक्स वगैरह बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्यूटर में कब शुरू होगा? जब एक्सेल शुरू होगा, और एक्सेल काफ़ी दिनों तक चलेगा। वर्ड में तो आपको फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर बनाने के लिए सिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर, और नोट्स वगैरह कैसे बनाया जाता है, रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, बायोडाटा कैसे बनाया जाता है, ये सब वर्ड में सिखाएंगे। एक्सेल में क्या सिखाएंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सिखाएंगे, अटेंडेंस शीट बनाना सिखाएंगे, स्टॉक प्रॉफिट लॉस सिखाएंगे, काफ़ी सारी शीट्स हैं। जीएसटी बिल वगैरह बनाना सिखाएंगे, सब एक्सेल के अंदर। तो जो बच्चा मैथमेटिक्स हाँ पूछिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने आता है सर? आता है ना। तो हम 6-7 फॉर्म बनाने के लिए सिखाएंगे। पेमेंट रिसीप्ट, फी रिसीप्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन इनवॉइस और पम्पलेट, और एक कोशिश करेंगे एसबीआई का फॉर्म भी बता दें आप लोग को। हालांकि 1-2 फॉर्म बता देंगे, सिखा देंगे ना, तो आप लोग बाकी सब बना लीजिएगा खुद से। और लैपटॉप अगर कोई ख़रीदिएगा तो HP कंपनी का ख़रीदिएगा, क्योंकि HP कंपनी का लैपटॉप जो है वो चीप एंड बेस्ट है। 40,000 तक में बहुत बढ़िया लैपटॉप आ जाएगा, जिससे आप आराम से यूज कर सकते हैं। हर एसएस वीवो बुक कैसा रहेगा सर? हैं एसएस वीवो बुक एसर भी ठीक है, बट एज कम्पेयर टू HP थोड़ा सा डाउन है। देखो डेल का प्राइस HP से नहीं सर, एसएस एसएस हाँ, एसएस किसका सब्स्टिट्यूट है? किसी का सब्स्टिट्यूट है? वीवो का है। यस सर, हाँ वीवो बुक ही लॉन्च करता है। गूगल में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। खैर अभी तक तो मैंने HP का बहुत अच्छा देखा परफॉर्मिंग, और हमने पाठशाला में भी जितने बच्चों को खरीदवाया सारा HP का ही खरीदवा दिया है, क्योंकि डेल के 1-2 बच्चे ले लिए थे अपने मन से। तो डेल वाला सिस्टम जो है ना, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हालांकि डेल थोड़ा महंगा आता है HP के कंपैरिजन में, बट परफॉर्मिंग थोड़ा सा कम है, और फीडबैक उसमें बेकार है। मैं दिल्ली से ही डेल जो है ना फीडबैक खराब। वेरी गुड इवनिंग अंकित, आज का है लेट हो गए? आज 14:15 पे ज्वाइन किए है। थोड़ा सा लेट हो गया सर। एक स्लाइड में आगे बढ़ गया हूँ, एक पेज छोड़ के आगे लिख लो जल्दी फटाफट, नहीं तो फिर आगे चलो इसको रिकॉर्डेड से लिख लेना। ठीक सर।
आज के मिनी कंप्यूटर का समरी क्या निकला खुशी, बताओ। सर मेन और जो ये सुपर पढ़ाया था कंप्यूटर। ना कंप्यूटर, उससे चीफ था सर, हाँ। और छोटा भी था सर। अब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, जबकि सर, हम वही लोग छोटा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी साइज कितनी थी, रूम जितना। मतलब एक बड़ा सा रूम में वो पूरा फिट होता था, तो उसको कहाँ उठा सकता है, एक आदमी उठा सकता है उसे, तो वो एक जगह पे रखा रहता था। तो चूँकि टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन जो है उस पर काम किया जा रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी पे काम होता है तो उसका साइज पे भी काम होता है, उसकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया जाता है, और कॉस्टिंग भी कट किया जाता है। समझ गए? तो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा फिर विकास किया कि कॉस्टिंग भी कट किया गया, इतना ज़्यादा कॉस्ट कट किया गया कि आज आम आदमी भी लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर लेता है, खरीद लेता है। जैसे हम लोग खरीद रहे हैं, आम आदमी हैं, जो कि पहले आम आदमी नहीं खरीद पाता था। देश विदेश में एक आध दो कंप्यूटर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे राज्य वगैरह में हुआ किया। इसके बाद फिर अब ऐसा इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया और इतना सस्ता हो गया कंप्यूटर कि अब हर कोई खरीद लेता है। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। यही कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि कंप्यूटर के साइज मामले में सबसे ज़्यादा साइज का सुपर कंप्यूटर था। इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी दिन तक काम आएगा। कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जो एक बार आपने पढ़ लिया तो वो चेंज नहीं होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे 10th 11th में, तो हो सकता है 12th में कुछ उसका एक्स्ट्रा वर्जन आ जाए, और हो सकता है 5 साल बाद उसका सिलेबस चेंज हो जाए। लेकिन कंप्यूटर 1800 ईस्वी से जो कंप्यूटर है उसी को अपग्रेड किया गया है। कंप्यूटर का डिफिनेशन नहीं बदला। कंप्यूटर का वही डिफिनेशन है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूट एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी काम को फास्ट तरीके से करने के लिए कर रहे हैं। और कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर अगर गलती करता भी है तो किसके वजह से? यूजर की वजह से, यानी हम लोगों की वजह से। समझे बात को? ये है माइक्रो कंप्यूटर, और इसके बारे में आप लोग लिखिए। यही कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई पूछेगा कि आप लोग किस कंप्यूटर पे काम करते हो, तो क्या बताना है? माइक्रो कंप्यूटर। अभी के ज़माने में जो कंप्यूटर चल रहा है वो माइक्रो कंप्यूटर है। अब उसी की अलग अलग वर्जन है। जैसे मान के चलो, मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रो प्रोसेसर कोर i3 लैपटॉप है। i7 भी आप ले सकते हैं, अभी मार्केट में i9 भी आ गया है, जनरेशन 12 आ गया है। मैं भी 11 जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप, क्योंकि मैंने बोला था एक बार कि लेटेस्ट से एक पीछे का लेना चाहिए। बिल्कुल लेटेस्ट लेने से थोड़ा फीडबैक ख़राब आने का शंका रहता है। अब जो माइक्रो कंप्यूटर हुआ वो मिनी कंप्यूटर से भी छोटा हो गया। हालांकि फिगर में आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मिनी कंप्यूटर का वज़न जो था ना, वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। आपने देखा होगा अभी तो बिल्कुल लैपटॉप आ गया, बिल्कुल पतला इसका स्क्रीन है। कभी अगर आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे होंगे ना, सरकारी हॉस्पिटल में अभी भी बड़ा जो है ना CRT मॉनिटर होता है, समझ गए, जिसका पीछे से पूरा निकला रहता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर को, ब्लैक एंड वाइट। जब मैं 2006 में पटना हाँ 2006 में जब मैं पटना गया था कंप्यूटर फर्स्ट टाइम पढ़ने, तो उस टाइम हमको इस टाइप का लैपटॉप नहीं मिला था। हालांकि लैपटॉप था उस टाइम, बट थोड़े महंगे लैपटॉप थे, किसी किसी लोगों के पास हुआ करता था लैपटॉप। हालांकि मैंने 2011 में लैपटॉप ले लिया था जब मैं दिल्ली में था। 2011 में नहीं, 2007 में ले लिया था, लेकिन 2006 में हमको लैपटॉप चलाने के लिए नहीं मिला, तो 2007 में ले लिया था किसी भी तरह से। 6 में जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज़ किए थे तब वहाँ पे हमको CRT मॉनिटर मिला था, जो काफ़ी बड़ा मॉनिटर हुआ करता था, और वाइट कलर का था, कलर नहीं था, मतलब ब्लैक एंड वाइट था।
जो पहले टीवी होता था ना घर में, जिस दूरदर्शन वगैरह आप देखते थे, तो उसमें ब्लैक एंड वाइट का होता था। अब तो सारी स्मार्ट टीवी आने लग गई है ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने बहुत विकास किया है, सारे फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आईटी फील्ड में बहुत ज़ोर तौर से डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आईटी फील्ड ही जो है ऐसा फील्ड है जो सारे फील्ड को मैनेज करता है। हर जगह आईटी यूज़ किया जा रहा है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो क्या मैकेनिकल में आईटी यूज़ नहीं किया जा रहा है? वहाँ पे भी जीपीआरएस सिस्टम वगैरह लगा दिया गया। तो जीपीआरएस किसका है? कंप्यूटर का ही है ना, आईटी का ही है ना। बताइए, आज एक से एक मशीन डॉक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। पहले वही टेस्टिंग लोग बिहार में करवाता था और उसकी सैंपल जो है मुंबई से या फिर बाहर से कहीं से आता था। आप लोग क्या कहें, अपना मशीन अपने डॉक्टर रख लिए हॉस्पिटल में और वहीं पे टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट बता देते हैं। पहले 2 दिन 3 दिन सप्ताह दिन लग जाता था टेस्ट रिज़ल्ट आने में। अब तो आप बस घंटे 2 घंटे इंतज़ार करिए, 10 मिनट का भी टेस्ट रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये सब किसका देन है? आईटी का ही देन है ना जी। अगर टेक्नोलॉजी इतना नहीं बढ़ा रहता तो आज इतनी आसानी से सीटी स्कैन नहीं हो जाता। तो डॉक्टरी लाइन भी कंप्यूटर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक डॉक्टर को कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। इस चीज़ को आप लोग लोहा मान लो कि कंप्यूटर सभी के लिए ज़रूरी हो गया है। क्या आप लोग इस बात से समर्थ हैं? यस नो, यस या नो? अंशु, यस यस सर। एक डॉक्टर को कंप्यूटर की नीड पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर को कभी उस तरीके से डॉक्टर का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब डॉक्टर लोग डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे, मशीन पे, समझ गए? तो इसीलिए कंप्यूटर का क्षेत्र जो है, कंप्यूटर का जो लाइन है वो सारे फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। और अभी के टाइम तो ऐसा हो गया कि इसके बिना तो मान के चलो कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर का, और अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो मैंने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में क्या कहा कि माइक्रो कंप्यूटर का समरी पॉइंट यही निकल के आया कि रिलेटिवली बाकी सब कंप्यूटर से इसका थोड़ा एक्सपेंस कम था। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी, माइक को म्यूट कर लीजिएगा बच्चे। किसका माइक ऑन है? A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU. It includes a microprocessor memory and minimum I/O circuitry mounted on a single printed circuit board. इसका मतलब ये है कि सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब है यहाँ से मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाला स्लाइड में। मदरबोर्ड है वो एक सर्किट की तरह होता है, और उसी सर्किट पे ढेर सारा पोर्ट लगा हुआ रहता है। उसी पोर्ट में आपका माउस भी कनेक्टेड हो जाता है, सीपीयू भी इंस्टॉल रहता है, फैन भी उसी में लगा रहता है, रैम रोम भी उसी में लगा रहता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, बिल्कुल छोटा साइज का होता है। मान के चलो 2x2 इंचेज कह लो, और स्क्वायर में उससे भी कम 1.5x1.5 ही होगा। मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखाऊँगा ही कितना छोटा होता है। बहुत सारे बच्चे लोग को तो कहना ही है कि जो स्कूल में बड़ा सा नीचे नहीं रखा रहता कैबिनेट, उसको ही सीपीयू बोल देते हैं। क्या बच्चे, आपके सर भी यही बोलते होंगे कि नीचे सीपीयू से लाइट ऑन करो। कितने बच्चे इस बात से सहमत है? बताओ ज़रा, क्या कहते हैं कि सीपीयू में लाइट ऑन करो, बोलते हैं ऐसा? बड़ा सा जो कैबिनेट रखा रहता है, अंशु कंप्यूटर चलाया है स्कूल का? यस सर। क्या बोलते हैं? सीपीयू में लाइट दो, ये बोलते हैं ना? यस सर बोलते हैं। वो बड़ा कैबिनेट बॉक्स है बेसिकली, वो सीपीयू नहीं है। उसके अंदर एक छोटा सा चिप की तरह, चिप की आकार का सीपीयू होता है। वो तो कैबिनेट बॉक्स है। उस कैबिनेट बॉक्स में मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, एसएमपीएस है, समझ गए? शाटा केबल है, वीजीए केबल है, माउस की कनेक्टिविटी है, कीबोर्ड की कनेक्टिविटी है, लैन केबल की कनेक्टिविटी है। तो एक सर्किट बना दिया गया, और उस सर्किट को उसी बॉक्स में क्या है ना, जैसे मान के चलिए अगर ऐसे खुला डुला रहता तो हो सकता है कि आपको करंट भी मार सकता था, या फिर उसमें धूल डस्ट ज़्यादा जाता, ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा थी। तो फिर डेवलपर ने क्या किया कि उसे एक सूटकेस छोटा सा बना दिया, और उसी सूटकेस को लोग नाम क्या दे दिए? सीपीयू। लेकिन वो सीपीयू जनरली वो सीपीयू नहीं है, वो क्या है? एक कैबिनेट बॉक्स है, समझे?
इसका समरी पॉइंट क्या निकल Yes, के sir. आया खुशी माइक्रो कंप्यूटर का, बताओ जरा। सर ये मिनी कंप्यूटर से सर छोटा है और सर उससे सस्ता भी है। सर माइक्रो प्रोसेसर इसकी सीपीयू में है। हाँ, उससे सस्ता भी है। और आपको पता है कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ किया जा रहा था? 4th जनरेशन। हाँ, और मिनी कंप्यूटर में जो कंपोनेंट लगा हुआ है और किस जनरेशन का लगा हुआ है? सेकंड जनरेशन। हाँ, यही सब समझना है। कोई पूछेगा कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में अंतर क्या है, तो बताना क्या है कि आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है और मिनी कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड है। ट्रांजिस्टर जो आपका आया था वो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि VLSI माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कई सारे डिफरेंस पॉइंट निकल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सुपर मेन फ्रेम और मिनी ये काफ़ी छोटा हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया वो माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और माइक्रो प्रोसेसर को ही CPU कहते हैं बेसिकली, उसी को CPU नाम बोलते हैं, प्रोसेसर उसी को बोलते हैं, ठीक है। अभी माइक्रो प्रोसेसर आपको टैबलेट्स में भी यूज़ होता है, स्मार्ट वॉचेज में भी। आजकल जो बच्चे स्मार्ट वॉच पहनते हैं ना, ब्लैक कलर का, इस तरीके का आप लोग भी देखे होंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे देख लेना, तो उसमें भी आपको माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज़ किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो कंप्यूटर आया तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट आ गया कि भाई अब ये जो चीज़ है ना, माइक्रो प्रोसेसर का जो कंपोनेंट है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सस्ता हो गया। इतना सस्ता हो गया कि कोई भी आम आदमी इसका मेंटेनेंस का खर्च उठा सकता है। हालांकि मैं बताऊं कि अगर आप एक लैपटॉप ले लेते हो और सही जगह पे अगर आप लैपटॉप रखते हो, लैपटॉप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, और अगर आपने लैपटॉप को सही जगह पर रखा जहाँ पे धूल डस्ट बहुत कम है और अगर आपने ध्यान से उसे डेली चलाते हो तो आराम से आपका लैपटॉप 10 साल तक कुछ नहीं होगा। हाँ, बैटरी का थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, क्योंकि बैटरी का लाइफ 5 साल तक का ही होता है मैक्सिमम। बैटरी का बैकअप थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन आपका लैपटॉप में कभी ख़राबी नहीं आएगा। लैपटॉप ख़राब कब होता है? जब मल्टी यूज़र्स थोड़े अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर या फिर कोई भी चीज़, कोई भी आपका टेक्नोलॉजी का चीज़ सबको अच्छे से यूज़ करने नहीं आता है। अब मोबाइल फ़ोन को ही देख लो, मोबाइल फ़ोन के सब लोग अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, बट जो अच्छा से यूज़ करेगा उसका मोबाइल फ़ोन जल्दी ख़राब नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो जब माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक को म्यूट कीजिएगा, कुछ पूछना होगा तब मैंने म्यूट करेंगे। अभी माइक म्यूट करिए, किसका माइक ऑन है जी? ठीक है, तो इसमें आपको समरी पॉइंट क्या निकल करके आया अंशु, कि माइक्रो कंप्यूटर जो था वो एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम, सुपर और मिनी कंप्यूटर, इसके साइज छोटा हो गया, लेस एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता हो गया। और किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये? माइक्रो प्रोसेसर पे, इसीलिए इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर पड़ा। और माइक्रो कंप्यूटर आज हम भी यूज़ कर रहे हैं, यानी जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, कोर i3, जिसका वर्जन नंबर कोर i3 है। आप लोग भी खरीदिएगा तो कोर i7 या i11 या i9 को इस तरीके से खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, हेडिंग में डाली। वो था साइज। साइज में मैंने 4 कंप्यूटर के बारे में बताया। सबसे बड़ा साइज का सुपर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी और फिर माइक्रो। और इसकी सीक्वेंस आपको अच्छे से याद कर लेना है। कभी ऐसा नहीं कि भूल चूक से बोल दो कि माइक्रो कंप्यूटर का साइज मिनी से बड़ा था, ऐसा अगर कह दोगे तो गलत हो जाएगा। मेन फ्रेम का साइज सुपर से बड़ा था, ऐसा अगर कहोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सीक्वेंस में राजा याद कर लेना है, ठीक है अंकित? पहले बड़ा सुपर, इसके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो। क्लियर हो गया बच्चे? इसको कहीं पे सीक्वेंस में आप लोग कॉपी में लिख लो। अगर कभी पूछूंगा कि साइज वाइज आप बताइए कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा क्या है, तो आप लोग अपने कॉपी में कहीं रफ में ऐसे लिख लीजिए सुपर, ठीक है। और इसके अच्छा ऐसे लिख लो आप, माइक्रो लेस देन मिनी, लेस देन मेन फ्रेम, लेस देन सुपर।
तो इसका रिजल्ट क्या आया कि सुपर सबसे बड़ा, मेन फ्रेम उससे छोटा, और मिनी उससे छोटा, और माइक्रो सबसे छोटा। इसके बाद अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, अलग कलर से यानी हेडिंग है। अभी थ्योरी है, थ्योरी को बार बार पढ़िए और इसमें से समरी पॉइंट निकालने की कोशिश करिए। अगर मान के चलिए 100 लाइन की भी थ्योरी है और उसमें से अगर 2 से 4 लाइन के आपने समरी पॉइंट निकाल लिया तो मान के चलो आपने उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया। आंसू आज लाइन पे नहीं है क्या? हम लोग जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं ना वो डिजिटल के अंदर आता है। एनालॉग कंप्यूटर का समरी पॉइंट यही है कि ये जो कंप्यूटर था ना वो इलेक्ट्रिकल वैल्यू और वोल्टेज, करंट वोल्टेज के हिसाब से ये काम करता था, जबकि आजकल का जो कंप्यूटर है वो डिजिटली काम करता है। डिजिटली कहने का मतलब बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, और जो भी आप उसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं वो डिजिटली आपको समझता है। आगे जैसे कुछ फॉरवर्ड करना हो तो उसे समझता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिजिटली कन्वर्ट करता है। लेकिन एनालॉग जो कंप्यूटर था वो कैलकुलेट कैसे करता था?
वो अपने इलेक्ट्रिकल पावर और इसकी वोल्टेज के हिसाब से, बट धीरे धीरे उसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया और फिर बाद में डिजिटल बनाया गया। लिखा हुआ यही है, एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर दैट यूजेस द कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फैक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। Anything that is variable with respect to time and continuous can be claimed as analog, just like an analog clock measures time by means of the distance traveled for the spokes of the clock around the circular dial। ठीक है, जैसे मान के चलिए क्लॉक है, तो एक क्लॉक कैसे कैलकुलेट करता है अपनी टाइमिंग को, जैसे उस तरीके से सुई जब घूमेगा, कितनी बार घूमा तो कैलकुलेट करता है, फिर उसको सिग्नल मिलता है छोटे वाले सुई को कि भाई इतने बार बड़े वाला सुई घुमा है तो आपको कितने बार घूमना है। तो उस हिसाब से एनालॉग भी काम करता था कि टोटल भी वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट क्या है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है, उस हिसाब से फिजिकली जो है वर्क करता था, लेकिन उतना ज़्यादा कारगर नहीं था, इसलिए फिर बाद में इसको ये लिख लिया आप लोग एनालॉग को। रुकिएगा तो ना। हाँ हो गया सर। ठीक है, उसको ज़रा लिखने दो बलवीर को। गर्मी बहुत है सर, बहुत बढ़िया एसी फील हो रहा है। बच्चे लोग का आवाज़ से पता चल रहा है। पानी खूब पीजिए आप लोग, लिक्विड का चीज़, जैसे नींबू पानी लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रल पाउडर लीजिए, ग्लूकोन डी लीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए। खाना कम कर दीजिए, जहाँ पे 4-5 रोटी खाते थे 2, 2.5, 3 रोटी खाइए। अब पानी जितना पी सकते हैं, दोपहर में बाहर मत निकलिए, काहे कि बहुत न्यूज़ ख़राब चल रहा है अभी, लोग निकल रहे हैं बाहर और मतलब गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये लिखिए डिजिटल, और डिजिटल नहीं 0 और 1 से हम शुरू किए थे, और हमारा जो कंप्यूटर है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज को। इसके पहले जो एनालॉग कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से समझता था कि हमको कैसे काम करना है, जैसे घड़ी की सुई जो है उसकी काउंटिंग के हिसाब से समझता है, सेम उसी तरीके से एनालॉग कंप्यूटर समझता था। अब डिजिटल पे आइए, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जो हम लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, बट टाइप में क्या है, डिजिटल है, साइज वाइज माइक्रो है। देखो तो कितना अच्छा निकल के आ रहा है अर्थ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई डिजिटल कंप्यूटर कहाँ से आ गया, भाई ये माइक्रो कंप्यूटर कहाँ से आ गया, तो उनको समझाइए कि माइक्रो कंप्यूटर साइज वाइज हो गया और डिजिटल टाइप वाइज हो गया। इस तरीके से समझाइए ताकि उनको समझ में आ जाए। सर इतना मैंने सब एक ही कंप्यूटर है लिखा रहे हैं सर, मिनी कंप्यूटर के बारे में ना? नहीं भाई, मिनी कंप्यूटर तो कब का निकल गया। देखो एक बार हम एक बार हेडिंग दिए थे बलवीर, याद है? हमने सबसे पहले, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक हेडिंग दिया था, कल से हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है कि एक दिन और पहले से? हाँ, तो क्लासिफिकेशन उसके पहले ही से लगता चल रहा, सुपर कंप्यूटर में लगता है कि उसके एक दिन पहले ही पढ़े थे, उसके कल भी हो सकता है। तो सबसे हेडलाइन हमने लिखवाया था, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर एक बहुत बड़ा वर्ड है, और कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कंप्यूटर को साइज वाइज डिवाइड किया गया, टाइप वाइज और फंक्शनिंग वाइज, भाई कौन सा कंप्यूटर कैसे काम करता है, कितने साइज का है और किस तरीके से इनपुट पे काम करता है, टाइप क्या है उसका, डिजिटल है, एनालॉग है। तो ये टाइप पे अभी चल रहे हैं, साइज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 3 हमने पॉइंट लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, बाई साइज, बाई टाइप और बाई फंक्शनिंग, तो बाई साइज हमने डिस्कस कर लिया। बाई साइज कंप्यूटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। बाई साइज मतलब छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, है ना। अब आ रहे हैं बाई टाइप पे, कौन सा कंप्यूटर किस तरीके से सिग्नल से समझ रहा था, क्या इनपुट लेता था।
तो अभी इसके पहले आपने एनालॉग कंप्यूटर देखा, ठीक है, और इसके बाद डिजिटल है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल यूज़ करते हैं। इसके पहले का जो कंप्यूटर होता होगा जैसे मेन फ्रेम वगैरह, वो 0 और 1 उस तरीके से नहीं समझता था, वो एनालॉग से समझता था। मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ों को जो है ना सिंपल किया गया। 0 और 1 से पूरी भाषा को समझता। अगर आप लिखोगे कि मेरा नाम बलवीर कुमार है, मैं गंधरा का रहने वाला हूँ, मेरा पिताजी का नाम पवन सिंह है, दादाजी का नाम श्री भोला सिंह है, तो ये सब सारी चीज़ें वो नहीं समझेगा कंप्यूटर हिंदी में। वो सारी चीज़ों को 0 और 1 मानेगा। क्या मानेगा, 0 और 1, ठीक है। और 0 और 1 से ही आपको ये पूरा डिटेल्स को समझ जाएगा और इसके बाद स्क्रीन पर प्रिंट दे देगा अगर आप आउटपुट दिखाना चाहेंगे तो। बड़ी सब काम इतनी जल्दी होता है ना कि आपको लगेगा कि यार मैंने लिखा और कंप्यूटर ने प्रिंट कर दिया। नहीं, आपने इनपुट दिया और प्रोसेस किसने किया, सीपीयू ने, और आउटपुट किसने दिखाया, मॉनिटर ने। 3 अलग अलग डिवाइसेस से आपने देखा उसका रिजल्ट। लेकिन कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि आपको लगता है कि मैंने टाइप किया और वहाँ पे लिखा गया, लेकिन वो टाइप और लिखाने रिजल्ट आने में जो प्रोसेस होता है वो इतनी नैनो सेकंड में प्रोसेस होता है, इतनी फास्ट होता है कि आप यहाँ पे लिखते हो और वो लिखा जाता है। बट कभी ये मत सोचना कि हम लिख रहे हैं और डायरेक्ट लिखा रहा है, प्रोसेस होता है। जैसे मान के चलो ब्लड बनने का जो प्रक्रिया है, इंसान के अंदर जो ब्लड बनता है वो कैसे बनता है, आपके खाने में से रस निकाला जाता है, ग्लूकोन निकाला जाता है, कई दिन तक उस तरीके से उसमें से प्रोटीन अच्छे निकाले जाते हैं, सड़े हुए सामग्री को अलग कर दिए जाते हैं, और इसके बाद इस प्रोसेस के बाद ब्लड बनता है। फिर आप ब्लड को ब्लेड से काटते वाले का हाथ, तो आपका ब्लड फटाक से निकल जाता था, आपको लगता है यार ये आराम से निकल गया। लेकिन उस ब्लड को बनाने में कितना समय लगा, पहले अपने खाने खाए, फिर अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उसमें से ग्लूकोन निकाला गया, प्रोटीन निकाला गया, उसको फिर ब्लड में कन्वर्ट किया गया, तब जाकर के ब्लड बना। सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर आपने जो भी इनपुट दिया उसे प्रोसेस किया, बट इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है कि आपको लगता है कि मैंने लिखा और ये रिज़ल्ट आ गया। अब मोबाइल पे भी आप देख लो, टाइप करते हो भाई ABC हेलो हाउ आर यू, है ना, व्हाट आर डूइंग, तो आप टाइप करते हैं ना फटाफट स्क्रीन पे आ जाता है। बट ऐसा होता नहीं है, वो आप जो टाइप करते हो ना वो अंदर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस इतनी फास्ट होता है, आपकी भाषा को कौन समझता है, CPU समझता है, क्योंकि ब्रेन तो उसी के पास है, प्रोसेसर समझता है। ऐसा थोड़े नहीं कि आपने लिखा और स्क्रीन पे लिखा गया, नो, पहले कंप्यूटर समझेगा। अगर कंप्यूटर नहीं समझता तो आपने एक दिन के क्लास में आपने देखा होगा कि मैं वर्ड में कुछ गलती लिख रहा था, जैसे किसी गांव का नाम लिख रहे थे तो गांव के नाम के ऊपर रेड कलर दे रहा था ना जी। अगर कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, भोजपुर लिख रहे थे, तब कंप्यूटर के पास अगर दिमाग नहीं होता तो वो क्या भोजपुर को पढ़ पाता? तो पढ़ रहा था, उसने बोल समझाने का उसका तरीका ये था कि आप जो भोजपुर लिख रहे हैं वो हमारे कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है। तो फिर हमने उसने अलाउ किया हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि भोजपुर डिक्शनरी आप हमारे सिस्टम में रखने के लिए चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, ठीक है। तो फिर हमने ऐड टू डिक्शनरी किया था, उसमें 2 ऑप्शन था, इग्नोर भी कर सकते थे ऐड टू डिक्शनरी, तो ऐड टू डिक्शनरी किया था। उससे फिर क्या हुआ कि जब जब मैं भोजपुर उसमें लिखता तो फिर वो एरर नहीं देता, क्योंकि कंप्यूटर ने भी समझ लिया था कि कंप्यूटर बहुत बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ है कि आज तक जिसने बनाया वो भी नहीं समझ पाया कि कितना ज़्यादा इससे काम किया जा सकता है। अंत ही नहीं है इसका, बना करके लोग मर गए, अभी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग की उम्र निकल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ख़त्म नहीं होगा। समझ लीजिए कितना बड़ा ये चीज़ है, ख़त्म होने का चीज़ ही नहीं है। हाँ, हम लोग इतना सीखते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में कि भाई उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, उतना ही सीखते हैं ना जी। बताइए। यस सर, हो गया। इसको समझा देते हैं थोड़ा। डिजिटल कंप्यूटर क्या कहता है? ये कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब होता है एंड और
नॉट। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये सब काम कौन करता है आपके कंप्यूटर के अंदर? सीपीयू। आगे जब आपको सीपीयू अच्छा से पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि सीपीयू किस तरीके से अंदर कैलकुलेशन करता है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई 3+5 जो है उसका इक्वल टू कितना होगा, उसका रिजल्ट कितना होगा, तो कंप्यूटर बताता है कि 3+5 दैट इज इक्वल टू 8। तो आपने तो माइंड में जोड़ लिया, छोटा था तो जोड़ लिया। अब कई लाख डिजिट्स को, कई लाख नंबर को जोड़ना है, तो क्या आप अपने माइंड में ऐसे जोड़ लोगे जल्दी से? उससे पहले आपको कंप्यूटर जोड़ के दिखा देगा। तो 5th जनरेशन का कंप्यूटर का डिसएडवांटेज यही था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन आया 5th जनरेशन कंप्यूटर को इतना ज़्यादा फास्ट कर दिया, इतना ज़्यादा फास्ट कर दिया कि ह्यूमन के ब्रेन भी वहाँ पे जो है ना लेजी हो गया, उसके सामने कमज़ोर पड़ गए आदमी, हो गए कि नहीं कमज़ोर। तो इतना ज़्यादा फास्ट हुआ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो है ह्यूमन के दिमाग से ज़्यादा तेज़ चल रहा है। अब सोच लीजिए आप कैलकुलेशन करिए और कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा। चूँकि ये मशीन है तो थकेगा भी नहीं और जल्दी कर भी लेगा। आप करोगे तो या तो कहीं पे कॉपी में लिख के करोगे, या कहीं कैलकुलेटर में लिख के करोगे, या फिर किसी कंप्यूटर के कैलकुलेटर को यूज़ करोगे, या मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज़ करोगे। इतनी बड़ी संख्या में गुना भाग करना इंसान के लिए क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है? हाँ, एक आध को ऐसा होगा कोई बिरला जो कैलकुलेट कर दे। जैसे फिल्मी दुनिया में हम लोग देखते थे, कितना बड़ा अंक दे दो, कितना बड़ा संख्या दे दो, जोड़ घटाव गुना करके दे देता था। लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा है क्या जो इतनी बड़ी संख्या को गुना भाग कर सके? क्या जी खुशी, बताओ ज़रा, 10-15 अंक के गुना भाग करने में इतनी जल्दी कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान का ब्रेन जो है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, आलसी है, लेज़ी है। ऐसा नहीं कर नहीं सकता। अगर आप बचपन से इस पर प्रैक्टिस करते तो ज़रूर कर लेते, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। आपके सर, आपके टीचर ने 2-3 अंक, ज़्यादा ज़्यादा 4, 5, 6, 10 अंक तक आपको प्रैक्टिस कराया और आप बचपन में किया करते थे, लेकिन उस प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू नहीं रखा। देखिए, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप संख्या वाइज गुना भाग करने का प्रैक्टिस किए होते तो आज आप भी कर लिए होते, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया नहीं, किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, हम भी नहीं किए, कोई भी आदमी नहीं करता उतना ज़्यादा प्रैक्टिस। ये सोचता है यार उतना टाइम क्यों बर्बाद करना, ये सोचते हैं ना, उतना टाइम क्यों बर्बाद करना, इस तरीके से सोचते रहो हैं, सोच के। हाँ, तब है कि टाइम को बचाने का काम किसने किया? कंप्यूटर ने किया, नहीं किया? तो देखिए तो कितना आगे है हमसे कंप्यूटर, बताइए ज़रा। चलिए अब जरा डिजिटल को समझा देते हैं एक बार अच्छे से, फिर इसमें समरी पॉइंट लिखवा देंगे। A computer that performs calculation and logical operation with quantities represented as digits, usually in the binary number system of 0 and 1, computer capable of solving problem by processing information expressed in discrete form. ठीक है, from manipulation of the combination of the binary digit, it can perform mathematical calculation, organize and analyze data, control industrial and other process, and simulate dynamic systems such as global weather patterns. ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि पूरा डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिकल बेस्ड काम करने लग गया, क्योंकि ह्यूमन भी जो है ना इसी नंबर सिस्टम पे सारा कैलकुलेट करके चलता है। जैसे मान के चलो कि हमें 1 किलोमीटर में निकालना है कितने मीटर्स होते हैं, तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं कि 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो हम लोग नंबर संख्या पढ़े हैं। अब इसी चीज़ को अगर इलेक्ट्रिकली सिग्नल से रिप्रेजेंट करेगा तो क्या आप लोग समझ पाओगे? एनालॉग से समझ पाओगे? नहीं पाओगे। तो फिर माइक्रो कंप्यूटर को डिजिटली रिप्रेजेंट किया गया ताकि यूज़र लोग अच्छे से समझ पाए। और हम लोग जो है मैथ वगैरह पढ़ते हैं, नंबर वगैरह पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं, 0 to 99 जो भी है, आगे भी पढ़ते हैं, संख्या, नंबर्स, मैथमेटिक्स वगैरह जो बनाते हैं, उसी का यूज जो है ना कंप्यूटर के अंदर होने लगा। बट सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर जो है 0 और 1 में समझने लगा। इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है कि कंप्यूटर रीड एंड अंडरस्टैंड
बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी डिजिट होता है क्या, 0 और 1। एक समय आएगा जब आप लोग आगे थोड़ा सा पढ़ के निकलिएगा तो मैं आपको बाइनरी सिस्टम बताऊंगा कि कैसे बाइनरी डिजिट निकाला जाता है। जैसे कि 4 की बाइनरी डिजिट कितनी होगी, मतलब जो आप 4 लिखते हो बच्चे, जो आप 6 लिखते हो हम लोग का बच्चे, स्कूल में याद कराया गया था सर। हाँ याद कराया गया था ना, मैं आपको बना के सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। आप किसी भी नंबर का बाइनरी सिस्टम निकाल सकते हो, बाइनरी डिजिट निकाल सकते हो, समझ गए। यानी अगर आप लिखोगे 4 या 1 या 2 तो उस चीज़ को कंप्यूटर किस से समझता है, उसका बाइनरी डिजिट कंप्यूटर के अंदर क्या बना होगा, ये चीज़ एक दिन हम ज़रूर आपको बताएंगे। बहुत अच्छी नॉलेज है, डेप्थ का नॉलेज है, जो बेसिकली सभी लोग नहीं बता पाते हैं। आप तो ये सोचिए कि हम 6 लिखेंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर ने 6 को समझा है, लोग तो ये समझेंगे, लेकिन उस 6 का बाइनरी डिजिट कन्वर्ट होता है, फिर वो आपको कंप्यूटर समझता है। और जब कंप्यूटर रिजल्ट देता है तो 6 ही देता है, क्योंकि अगर वो 6 का बाइनरी डिजिट बना करके देगा तो जिसे बाइनरी से डेसिमल बनाने आता है वो तो समझ जाएगा, लेकिन बाइनरी से डेसिमल जिसको नहीं बनाने आता वो कैसे समझ पाएगा। अगर लिख दिया 0100 ऐसे करके कुछ लिख दिया तो क्या बलबीर या फिर कोई और भी अदर स्टूडेंट क्या ये पढ़ पाएंगे कि ये 6 का कंप्यूटर भाषा है? बताओ ज़रा, जो आप 6 और 4 लिखोगे उसकी कंप्यूटर भाषा क्या बनेगी बाइनरी सिस्टम में? ठीक है, मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा एक दिन कि किस तरीके से बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर बनाता है। फिर आप लोग को समझ में आएगा कि कंप्यूटर हमारी भाषा को कैसे समझता है। समझे बच्चे? फ़िलहाल अभी आप लोग थ्योरी सुन रहे हैं और सुनिए और इसको माइंड में कैप्चर करिए, और कहीं कहीं कुछ लगता है कि नोट्स करने लायक है हमारी लेक्चर अपार्ट फ्रॉम स्लाइड, तो आप उसे अपने भाषा में लिखिए भी। नोट्स अपनी भाषा की चीज़ है। मैं रेंडमली किसी दिन आपका नोट्स को चेक भी कर लूँगा कैमरा ऑन करा करके, तो नोट्स लिखने में कभी आप लोग लापरवाही नहीं करिएगा, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर से क्या हुआ कि डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट्स के बेसिस पे काम करने लग गया, ठीक है। खुशी, गीता, यही है इसका समरी पॉइंट कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स के हिसाब से काम कर रहा था, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और करंट वोल्टेज वगैरह के हिसाब से उसे समझता था। समझे? ये चीज़ इसका समरी पॉइंट निकल करके आया। किसी को दिक्कत? समझे नहीं समझे? सर समरी पॉइंट का भी बोलते हैं। समरी नहीं पता है जी, कंक्लूजन समझते हो बलवीर? वो ना पता सर। संक्षेप समझते हो? हिंदी में कहा सर? हाँ, हिंदी में संक्षेप से बोलते हैं। संक्षेप में बताइए समरी पॉइंट। थोड़ा का वर्ड मीनिंग थोड़ा लिखा करो जी, काहे से करते हो बताओ ज़रा। डेली बोले से 10-20 को वर्ड मीनिंग लिखने के लिए, वर्ड मीनिंग लिख करके कल से ग्रुप में डालो तो देखते कितना वर्ड मीनिंग लिखता है डेली। ठीक है बलवीर? ठीक सर। हाँ देखो, इसको खुशी को पता है समरी मतलब क्या होता है। बताओ तो खुशी, समरी क्या होता है? समरी मतलब सर कंक्लूजन बोल सकते हैं। कंक्लूजन बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई मीटिंग में बैठे आप लोग, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई डिबेट कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस अच्छा है चाहे बीजेपी अच्छा है, दहेज प्रथा लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए, ठीक है, लव मैरिज करना चाहिए अरेंज मैरिज करना चाहिए, तो बाद में कंक्लूजन निकालता है ना कि भाई क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपने पूरी कहानी पढ़ ली और कहानी का आपको अर्थ ही नहीं समझ में आया, कहानी का जो मतलब वही समझ में नहीं आया, तो फिर कहानी पढ़ने से फ़ायदा? समझे बलबीर? तो लिखवाने के लिए तो हमने 10 लाइन लिखवा दिया, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं समझोगे कि 10 लाइन का अर्थ जो है एक लाइन में इसका अर्थ निकल रहा है, तो कैसे पढ़ पाइएगा बताइए? उसी को समरी कहते हैं। रामायण खत्म और इसको सीता जी के पत्ते नहीं खाते। सीता जी कहाँ जन्म लिए थे, किससे शादी ब्याह हुआ, कहाँ कैसे वनवास काटे हैं, बताओ बलबीर? तब से मैं क्या कह रहा था, कहीं इधर उधर ध्यान था काजी? कल नहीं तो सर ना, कल से आज वाला का कोई मतलब ही नहीं है। कल तो हम साइज वाइज डिस्कस कर रहे थे, आज हम टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, और कल नहीं थे तो ये आपकी गलती है ना। वीडियो रिकॉर्ड होकर के तो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है डेली बेसिस पे। अब आप लोग नहीं पढ़ रहे उसको रिप्ले करके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो पढ़ेगा उसको नॉलेज होगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो फिर बाद में पछताएगा। हम क्या कर सकते हैं? तो कहने पर ही कहेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को फ़ोन करेंगे, गार्जियन से भी डांट सुनवाएंगे, थोड़ा हम इधर से डांट देंगे, ठीक हो जाओगे दोनों तरफ से। ठीक है,
तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे जो भी है हाइब्रिड, एक बार हाइब्रिड भी लिख ही लीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको हाइब्रिड को, ये लास्ट है हाइब्रिड। लिख लिए सर। हाइब्रिड लिख लिए हैं, बाकी लोग भी लिख लीजिए। तो 2 Yes, पॉइंट sir. हाइब्रिड है, इसके बाद ख़त्म करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को। इसके बाद हम कल से फंक्शनिंग पढ़ाएंगे, फिर परसों आप लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन है, और नेक्स्ट वीक में हम किसी दिन एक दिन हैंड रिटन नोट्स चेक कर लेंगे, और फिर MCQ पार्ट आगे बढ़ेगा, फुल फॉर्म्स आगे बढ़ेगा, फिर शॉर्टकट की भी आगे लिखवाना है। कंट्रोल A to Z लिखवा दिया गया है, फिर शिफ्ट शॉर्टकट, विंडो शॉर्टकट, ये सब लिखवाना है, और सारी चीज़ें पीछे से पूछते भी रहेंगे। जो अभी कंफर्टेबल हैं वो लैपटॉप आप लोग ले लीजिएगा बच्चे, जो कंफर्टेबल अभी नहीं है महीना 2 महीना बाद लेंगे। अब हाइब्रिड जो है ना वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को समझने लग गया। हाइब्रिड का समरी पॉइंट क्या निकल के आया कि एनालॉग जो था वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता था, और हाइब्रिड एनालॉग यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी समझा और डिजिटल डेटा को भी समझा। तो बाई टाइप में कंप्यूटर को 3 टाइप में बांटा गया। कौन कौन? हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। समझे बच्चे? बाई साइज में 4 डिवाइड किया गया, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। अब बाई फंक्शनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद किसी दिन पूछ लेंगे, सारा चीज़ याद हो जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन आंसर सैटरडे के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार सैटरडे से जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसमें बहुत कम हुआ था क्वेश्चन, और होना चाहिए था। कोई छुट्टी नहीं मारेगा जी। कभी किसी को अगर अर्जेंट वर्क हो तो आगे पीछे कर लिया करो, और नहीं तो फिर वो बच्चा जो है नेक्स्ट डे फिर उससे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करें। चलिए फिर मिलते हैं कल आप लोग से। जाइए आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा इसको समझिए अच्छा से, और फिर हम बाद में आपसे पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट।